हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे बच्चों? आज हम लोग आपके साथ जुड़े हैं साइंस के क्रम में, जहां मैं गारंटी के साथ बोलता हूं आपको प्रश्न मिलेंगे। टॉपिक हमारा क्या है? प्रकाश। और मैंने प्रश्नों को कौन से लिया? बहुविकल्पी प्रश्नों को मैंने लिया है। इन बहुविकल्पी प्रश्नों में मैं आपको बहुत बेहतरीन बात बताने वाला हूं। ऐसे मानिए कि आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे, ऐसे 2 से 3 नंबर। कैसे? जरा समझो इस बात को। इस प्रश्न को समझोगे, एक प्रश्न का मतलब ऐसा प्रश्न है जो कि गागर में सागर आपके लिए है। ठीक है? क्या है? किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं वस्तु से बड़ा बनता है। वस्तु की स्थिति क्या होनी चाहिए? एक बात मेरे ध्यान से समझ लो, सारी चीज क्लियर है। देखो बेटा, ये मेरे पास कैसा दर्पण है? ये मेरे पास जो दर्पण है वो क्या हमारे पास है? अवतल दर्पण। ये क्या है? मुख्य अक्ष है। और ये क्या ध्रुव है? ये यहां पर क्या होता है? वक्रता केंद्र होता है। यहां पर क्या होता है? मुख्य फोकस होता है। ठीक है ना? अब देखो, यहां से यहां मैंने कहा ये इनफाइनाइट है, अनंत है। इस बात को समझ लिया आपने तो सारे प्रश्न आपके हो जाने हैं। कई यहां से 2 प्रश्न आपको मिलते हैं। जैसे मैंने कहा, यदि वस्तु कहां रखी है? आपकी अनंत पर रखी है, तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? प्रतिबिंब आपका बनेगा इस मुख्य फोकस पर। कैसा बनेगा? बिंदु के साइज का बनेगा। और कैसा रहेगा? वास्तविक एवं उल्टा। कैसा रहेगा? वास्तविक एवं उल्टा। इसका साइज क्या रहेगा? बिंदु के साइज का। जब वस्तु क्या हो जाएगी? जब वस्तु हो जाएगी हमारी सी से परे। देखो, इसका मतलब क्या है? सी से पीछे है, इसका मतलब क्या? सी से परे। जब वस्तु सी से परे होती है तो बेटा प्रतिबिंब कहां बनता है? प्रतिबिंब बनता है वक्रता केंद्र और इस फोकस के बीच में, यानी कि यहां। कैसा बनता है? बिंदु साइज से थोड़ा बना, वास्तविक एवं उल्टा। ठीक है ना? जब वस्तु हमारी कहां आती है? जब वस्तु हमारी सी पर आती है, वक्रता केंद्र पर आती है, तो प्रतिबिंब हमारा कहां बनता है? वक्रता केंद्र पर ही बनता है। जितनी बड़ी वस्तु होती है उतना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो कैसा बनता है? वास्तविक एवं उल्टा। ठीक है? जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में होती है तो प्रतिबिंब कहां बनता है? यानी कि सी से परे। कैसा बनता है? बड़ा बनता है। कैसा बनता है? बड़ा। और कैसा रहता है? वास्तविक एवं उल्टा। जब वस्तु कहां होती? एफ पर होती है। जब वस्तु कहां होती है? मुख्य फोकस पर होती है, तो प्रतिबिंब कहां बनता है? प्रतिबिंब बनता है अनंत पर बनता है और अत्यधिक बड़ा बनता है, विवर्धित बनता है। जब वस्तु एफ का मतलब मुख्य फोकस, पी का मतलब है ध्रुव। जब वस्तु ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में होती है तो प्रतिबिंब कहां बनता है? प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे। और कैसा बनता है? आभासी एवं सीधा और बहुत बड़ा। ठीक है? ये प्रश्न हमारे पास क्या है? किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं वस्तु से बड़ा बनता है। तो मैंने क्या कहा? आभासी एवं सीधा कहां बना है? देखो, तो आभासी वस्तु कहां बना? दर्पण के पीछे। तो क्या है? वस्तु की स्थिति क्या होनी चाहिए? मुझे बताओ, वस्तु कहां है? वस्तु F और P के बीच में है। इसका मतलब है वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में है। देखो, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच गलत। अब देखो, ये मेरे पास वक्रता केंद्र पर, ये भी गलत। वक्रता केंद्र से परे, ये भी गलत। दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में है वस्तु, तो क्या बनेगा? तो जो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी एवं सीधा बनेगा। इज द राइट आंसर। बात समझ गए हो? यहां से 2-3 नंबर आपको मिल जाएंगे। क्या हमने बताया? हमने कहा ये मेरे पास कैसा दर्पण है? अवतल दर्पण है। जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है, बिंदु के साइज का बनता है। जब वस्तु सी से परे होती है तो प्रतिबिंब सी और एफ के बीच में बनता है। सी का मतलब होता है वक्रता केंद्र, एफ का मतलब मुख्य फोकस और पी का मतलब क्या होता है? ध्रुव। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है तो कितना बड़ा प्रतिबिंब बनता है? वस्तु के साइज का प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक एवं उल्टा। जो भी प्रतिबिंब इधर नीचे के लिए बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं? वास्तविक एवं उल्टे बन रहे हैं। और जो भी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है, सीधा बन रहा है, तो मतलब क्या है? आभासी एवं सीधा है। आप एक प्रश्न करके कई चीजें आप कर पाएंगे। ठीक है? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जो आपकी बहुत मदद करेगा। ठीक है? अगला देखो,
देखिए हमारे पास जो अगले प्रश्न है वो क्या है, प्रकाश के परावर्तन के नियम सदैव सत्य होते हैं। प्रकाश के अच्छा परावर्तन कहाँ कहाँ हो सकता है बताओ। कोई सा भी पृष्ठ हो, कोई सा भी कांच हो, कैसा भी दर्पण हो, हर दर्पण से परावर्तन होता है। तो हमने क्या देखा, अवतल दर्पण से परावर्तन होगा, बिल्कुल होगा। उत्तल दर्पण से परावर्तन होगा, बिल्कुल होगा। समतल दर्पण से परावर्तन होगा, बिल्कुल होगा। इनमें से सभी, तो हमारा आंसर क्या रहेगा, इनमें से सभी। सभी में परावर्तन होता है, उत्तल दर्पण हो, अवतल दर्पण हो, चाहे वो समतल दर्पण हो। ठीक है। एक प्रकाश किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होती है, तो परावर्तन कोण का नाम क्या होगा, मुझे बताओ बच्चे। ये मैंने क्या बनाया, ये बनाया है मैंने दर्पण, अवतल दर्पण। ये मेरे पास क्या, वक्रता केंद्र। हमने कहा जब भी कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आती है, ऐसे एंटर होगी, तो वक्रता केंद्र से ही वापस चली जाएगी। तो मतलब इसने एंगल बनाया कहाँ, है ना। जब हम जानते हैं कोई भी प्रकाश की किरण दर्पण पर वक्रता केंद्र से जब गुजरती है, तो वक्रता केंद्र से ही क्या हो जाती है, वापस हो जाती है। तो इसने कोई कोण बनाया ही नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा, परावर्तन कोण का मान कितना होगा, 0 डिग्री होगा। निम्न में से किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिकतम होता है। दृष्टि क्षेत्र अधिकतम होता है का मतलब, मुझे एक बात बच्चे, कि जो आपका जो दर्पण होता है कौन सा, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण होता है वो बड़ी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बना के दिखाता है। जैसे हमने देखा कि मोटरसाइकिल के साइड वाला मिरर होता, बहुत भारी ट्रक होता, उसमें छोटा सा दिखता है। तो इसका मतलब है कि निम्न में से किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है, तो दृष्टि क्षेत्र बच्चे अधिक होता है काहे का, उत्तल दर्पण का। ठीक है। एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो मुझे बताओ फोकस दूरी का मतलब क्या होगा, F बराबर R बटा में 2। F बराबर कितना होगा, R बटा में 2। अगर वक्रता त्रिज्या हमारी 40 है, तो फोकस दूरी कितनी होगी, 40 बटा 2, मतलब कितना होगा, 20 सेंटीमीटर। ओके। समतल, अगला प्रश्न हमारे पास है, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। समतल दर्पण द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनता है, उसका आवर्धन कितना होता है, 1। न तो 1 से कम, न 1 से ज्यादा, कितना होता है, 1 प्राप्त होता है। इस तरीके से हमने क्या काम किया, हमने बहुत ही बेहतरीन जो हमारी जो सीरीज चल रही है, इसमें इन प्रश्नों को हमने किया। इस सारे के सारे प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण। देखिए हमारे पास क्या है, और प्रश्न है, 8वां प्रश्न क्या है हमारे पास, प्रकाश का वेग किस माध्यम में सबसे ज्यादा होता है। तो प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा कहां होगा, निर्वात में। निर्वात एक ऐसी जगह है जहां पर वायु नहीं है, उसे क्या कहा जाता है, निर्वात है। तो प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा कहां होगा, निर्वात में। ठीक है ना। अच्छा, उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना कि जो उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनेगा, वो कैसा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी एवं सीधा। अगला प्रश्न हमारे पास है, 10वां प्रश्न है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त क्या होती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, क्या आप जानते हो कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। एक बात और आपने देखी होगी कि मृग मरीचिका सुना है नाम, मृग मरीचिका, ये भी इसी के कारण होता है। एक और बात सुननी हमको, इंद्रधनुष आपने देखा है, जो सतरंगी अतरंगी सतरंगी हमको आकाश में दिखाई देता है ना, जो कलर दिखाई देते हैं बरसात के दिनों में, इंद्रधनुष बनता है बादल में, वो इसी के कारण होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। देखो ना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त होती है, प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए। अब देखो ऊपर हमने क्या लिखा, मान लीजिए ये मेरे पास ऊपर विरल है और नीचे क्या है, सघन है। जब प्रकाश की किरण, ये अविलंब है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह अविलंब की ओर झुक जाती है। और जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, जैसे मान लीजिए ऊपर क्या है, सघन है और नीचे क्या है, विरल है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह अविलंब से दूर हट जाती है। यहां से एक और बहुत महत्वपूर्ण बात हमें पता चली कि ये यानी कि हम देखेंगे कि अपवर्तन क्या होता है। यहां से हमने क्या बात समझ में आ रही, अपवर्तन। अपवर्तन में हमने क्या देखना है कि जब भी प्रकाश, हमने अगर अपवर्तन की परिभाषा को समझे तो क्या होगा,
जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उस प्रकाश की किरण का विचलन हो जाता है। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। ये मेरे पास क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए शर्त यह है कि प्रकाश की किरण आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से कम, ये नहीं, ये वाला है। प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब जाती है तो क्या होता है? पूर्ण इसका आंतरिक परावर्तन होता है। इस तरीके से हमने आज बहुत ही महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों को किया है। अगर आप 10-10 प्रश्न रोज करते हैं तो आप देखिए 10 दिन में कितने प्रश्न हो जाएंगे आपके? 100 प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। तो हमारा ये क्रम चलता रहेगा, हम आपको रोज का रोज 10, 12, 15 दिन तक 10-10 प्रश्न आपको कराते रहेंगे और इस तरीके से आप अपने जो बहुविकल्पी प्रश्नों की जो सीरीज है उन प्रश्नों में आप बहुत अच्छे अंक ला पाएंगे। ठीक है, बने रहिएगा। ओके, जय हिंद।